नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में सरस डेयरी समिति के सेक्रेटरी पर एक युवक द्वारा स्प्रे कर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। इस हमले में सेक्रेटरी गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार के लोग उन्हें JLN अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची रामगंज थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। FSL टीम को भी मौके पर बुलाकर सबूत जुटाए। मर्डर की घटना सेक्रेटरी के ऑफिस में लगे CCTV में कैद हुई। रामगंज थाना पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। रामगंज थाना प्रभारी रविंद्र खींची ने बताया कि दोराई निवासी किशनलाल पुत्र गबरूलाल अपने ऑफिस में बैठे थे। 11 बजे के करीब दिलीप नाम का युवक आया और उनके ऊपर स्प्रे करने के बाद चाकू से हमला कर दिया। बाद में युवक वहां से फरार हो गया। चाकू लगने से किशनलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार के लोग और स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें JLN अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बॉडी को JLN अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मामले में मृतक के भाई हंसराज ने शिकायत दी है। मुकदमा दर्ज कर जाँच की जा रही है। हत्या के कारणों का खुलासा अभी नहीं हुआ है। सूचना मिली थी कि किशनलाल जाट निवासी दोरई को दिलीप सनफ शंकरलाल ने चाकू मार दिया, जिस पर मौके पर पहुंचे वह किशनलाल को अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इसकी बॉडी मोर्चरी में रखवाई गई है। वह प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। मारने वाला कौन है, क्या कारण रहे? मारने वाला दिलीप सनफ शंकरलाल जाट है, जो दोरई का ही निवासी है। अब इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। दोरई में घटना हुई है। किशनलाल जाट इन पर आज धारदार हथियार से हमला करके उनकी डेथ हो गई है। कारण क्या रहा है, मारने वाला कौन है, क्या कारण का तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ दिलीप नाम का है, वो भी दोरई निवासी है। उसने अचानक जो हमला कर दिया। भारत में प्रतिभाओं का भंडार है, खासकर खेल जगत में। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित 8वीं राष्ट्रीय जापान नोबुकावा कराटे प्रतियोगिता में देश के कई राज्यों की टीमों ने भाग लिया, जहां अजमेर के कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल के विद्यार्थियों की खेल में रुचि को बढ़ावा देने और उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए उनकी खेल सुविधाओं के साथ साथ उनके प्रशिक्षण में भी निवेश किया जाता है। इसी का परिणाम है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल के विद्यार्थी खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और न केवल भाग ले रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े आयाम भी स्थापित कर रहे हैं। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल के रुद्रादित्य सिंह ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम करते हुए स्कूल का नाम रोशन किया है। आर्यभट्ट अकेडमिक सोसाइटी के निदेशक डॉक्टर अमित शास्त्री और डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल की प्राचार्य रश्मिंदर कौर के अनुसार प्रतियोगिता में रुद्रादित्य सिंह ने 11 वर्षीय कैटेगरी में कई प्रतिभागियों से जबरदस्त मुकाबला करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया और 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इस अवसर पर आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल के प्रिंसिपल मिस रश्मिंदर कौर ने प्रतियोगी रुद्रादित्य सिंह एवं कराटे इंस्ट्रक्टर विपिन जैन को बधाई दी। कराटे इंस्ट्रक्टर विपिन जैन ने कहा कि अपने बच्चों को मार्शल आर्ट में पार्टिसिपेट जरूर करवाएं, जिससे कि वे अपना फिजिकल डेवलपमेंट कर सके। साथ ही साथ बताया कि बच्चों को मोबाइल, वीडियो गेम जैसे मेटलास्टिक चीजों से दूर रखें। बच्चों को मार्शल आर्ट जैसी विधाएं सिखाएं, जिससे कि बच्चों की फिजिकल स्ट्रेंथ और मजबूत हो सके। उन्होंने पूरे स्कूल के साथ ही प्राचार्य रश्मिंदर कौर का आभार व्यक्त किया। प्रतियोगिता में विजेता रहे रुद्रादित्य ने बताया कि प्रतियोगिता का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। उसने स्कूल स्टाफ, प्राचार्य, अभिभावकों व ट्रेनर का आभार व्यक्त किया। I am Rudradiत्य Singh, a student of Aryabhatt World School, Kotara campus. I am very thankful to Vipin sir to giving this guidance. I have won 2 gold medals in kata and kumite national karate championship. I am very thankful to Principal Ma'am Rashwinder Kaur to giving this opportunity. मेरा पुणे में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा। The achievement of Rudradiत्य Singh, one of our student who has achieved 2 gold medals in Japan Nobukawa Karate National Championship in the category Kate and Kumite. It is a very proud moment for us as this is the second achievement in karate. पहले हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए थे, जहाँ पे वो सेकंड विनर्स थे, और इस बार आदित्य ने पुणे में बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया और 2 गोल्ड मेडल 2 कैटेगरीज में जीते। इनके लिए मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगी इनके पेरेंट्स को, कुलदीप सिंह एंड मिसेस माथु कंवर, जिनके कोऑपरेशन के बिना ये पॉसिबल नहीं था। पेरेंट्स का कोऑपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के एक्सेल के लिए, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और स्कूल के लिए, बिकॉज स्कूल अकेले काम नहीं करता है। इट इज़ अ टीम एफर्ट ऑफ द पेरेंट्स कोऑपरेशन एंड ऑफ द स्कूल। में 8th जापान नोबुकावा कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया,
जिसमें इस देश के अनेक राज्यों के छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया एवं मेडल जीते और ट्रॉफी जीती। मैं चीफ कराटे इंस्ट्रक्टर राजस्थान, मैंने राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व किया और मेरे संग राज्य की टीम गई थी, जिसमें आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल कोटड़ा कैंपस की ओर से रुद्रादित्य सिंह मेरे साथ गया था, जिसने वहां पर काता एवं कुमिते प्रतियोगिता में 2 मेडल जीते। उसने लगातार शानदार 2-3 फाइट करते हुए बहुत ही अच्छा अपना प्रदर्शन किया और अपने स्टेमिना के दम पर उसने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए काता और कुमिते प्रतियोगिता में। और मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को आप ज़रूर किसी भी मार्शल आर्ट में पार्टिसिपेट कराएं और उसको कम से कम कराटे में तो ज़रूर ही प्रिपेयर करें, ताकि वो अपना फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट कर सके। साथ में मैं कोटड़ा स्कूल कैंपस की प्रिंसिपल मैम मिस रश्मिंदर कौर का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जिला बार एसोसिएशन अजमेर के चुनाव 2024-25 की घोषणा के लिए अजमेर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने भूख हड़ताल शुरू की थी, जो आज उन्होंने समाप्त कर दी है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ ने बताया कि बार की एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए बार कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि चुनाव आगामी दिसंबर को ही करवाए जाएंगे। वहीं बताया कि बार एसोसिएशन के सचिव खेतावत जी, जो कि भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनका आज जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवा दिया गया है। आगामी चुनाव कब होंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आज 3 बजे बता दी जाएगी। अधिवक्ताओं की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और बार की एकता के लिए चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है, जो कि आगामी 13 दिसंबर को है। जिला बार एसोसिएशन के सचिव जितेंद्र खेतावत ने कहा कि बार अध्यक्ष का निर्णय सराहनीय है और उनके निर्णय को हम स्वीकार करते हैं। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़ व राजेश टंडन ने कहा कि अधिवक्ता जो लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, ये हमारी जीत नहीं है, ये इन अधिवक्ताओं की जीत है। अब हमारा किसी से कोई मनमुटाव नहीं है, सभी चुनाव स्वतंत्रता पूर्वक लड़ें, जिनको प्रचार करना है करें और निष्पक्ष रूप से जीत हासिल करें। वहीं कहा कि जनरल हाउस द्वारा एकमत होकर निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की 271 बार में जो चुनाव हो रहे हैं, उसी के आधार पर अजमेर में भी जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव होंगे। बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव का निर्णय अध्यक्ष द्वारा लिया गया है, जिससे कि अधिवक्ताओं में खुशी की लहर आ गई है। जो हमारे अधिवक्ता साथी है, जिन्होंने 5 नवंबर से लगातार ज्ञापन दे रहे थे, ये हमारी जीत नहीं है, उनकी जीत है। आज अधिवक्ताओं के संघर्ष से ये मुकाम मिला कि आज उनको ये घोषणा करनी पड़ी और बार के साथ आना पड़ा। हम उनका इस निर्णय का स्वागत करते हैं। वो भी हमारे भाई हैं। अब हमारा कोई मनमुटाव नहीं किसी से। जिनको चुनाव लड़ना है वो लड़े, जिनको प्रचार करना है वो करे, सब हमारे भाई हैं। वकील एकता बात है। हमारे अजमेर बार की जो भावना थी, उस भावना के अनुरूप आज जनरल हाउस में निर्णय हुआ है और बार के सचिव और बार के अध्यक्ष और हमारी लोक कमेटी के सभी सदस्य और सभी बार के सम्मानित सदस्यों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो उन्होंने मेरी बात पर तवज्जो दी और तवज्जो दे करके बार की एकता को कायम रखने के लिए चुनाव की घोषणा करी और मेरी मांग पूरी करी। मैं धन्यवाद देता हूं सबका। जितेंद्र जी खेतावत हमारे बार के सम्मान्य सदस्य हैं। वो 2 दिन से चुनाव कराने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पे थे और हम सभी बार की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए सारी कार्यकारिणी ने और पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया कि आगामी जल्दी ही चुनाव का कार्यक्रम 3 बजे आज दिन में घोषित कर देंगे। कब चुनाव होंगे, कब चंदा जमा कराने की तारीख रहेगी, कब नॉमिनेशन जमा कराने की तारीख होगी, तो सारा जो है कार्यक्रम आज शाम को 3 बजे हम डिक्लेयर कर देंगे। कि जो ये मांग की है चुनाव की, वो बड़ी गलत मांग की है और वो उसके लिए जो आपने ज्ञापन दिया, आपने जो कुछ किया है, वो भी बड़ा गलत है। अब वो सारी बातें खत्म हुई। अध्यक्ष जी ने खुद ने चुनाव डिक्लेयर कर दिया। हमने भी बाहर का चुनाव ही मांगा था और तो कुछ मांगा नहीं था। तो वो बाहर ने जब जनरल हाउस सबसे बड़ा है, जनरल हाउस ने एक मत होकर कहा कि चुनाव जो राजस्थान की 271 बारों में हो रहे हैं वही चुनाव होंगे और उसी के अनुरूप होंगे। जो हमने लॉ कमेटी ने कल दिया है 3 दिन की जो डिले है उसको हमने कंट्रोल कर दिया। टंडन साहब, उद्बोधन में एक आखिरी बात ये भी कही थी कि लॉ कमेटी के सदस्यों का दुरुपयोग ना किया जाए। अब वो तो जिन्होंने कही उनसे पूछो, मैंने तो कही नहीं। तो जिसने आज लॉ कमेटी का तो एक प्रेसिडेंट बन गया, आगे कोई भी अध्यक्ष भविष्य में कभी दुरुपयोग नहीं कर सके। लॉ कमेटी में हम रहे न रहे, पर जो आने वाले हैं वो दुरुपयोग। आज अगर इसने भूख हड़ताल की तो इसको भी निकाल दो, क्योंकि इसने बार की एकता अखंडता के लिए कहा। तो एकता ये थी कि जो बार पूरी चाह रही है
जिन बच्चों ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी उनको आप गला काट दोगे? क्या करोगे उनको? मैंने अगर मांग की, इन्होंने 400 दस्तखत के ज्ञापन है मेरे पास। यातायात पुलिस लगातार नई नई पहल करके शहर में व्यवस्थाओं को सुचारू रखने का प्रयास कर रही है, जहां इसी के तहत अजमेर के वैशाली नगर स्थित बीकानेर स्वीट्स के आसपास एनसीसी कैंडिडेट्स ने तीसरे दिन भी बुधवार को भी ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। कैंडिडेट्स ने रेड लाइट पर ट्रैफिक रोका और ग्रीन लाइट पर रवाना किया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को रोककर ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी। दरअसल एसपी वंदिता राणा की पहल पर ट्रैफिक पुलिस ने एक एक्सरसाइज शुरू की है। करीब एक सप्ताह तक ट्रैफिक कर्मी एनसीसी कैंडिडेट और स्कूली बच्चों को ट्रैफिक के नियमों की जानकारी देंगे। इसी दौरान प्रैक्टिकल कॉलेज देने के लिए कैंडिडेट और इच्छुक विद्यार्थियों को तिराहा चौराहा पर लाकर ट्रैफिक व्यवस्थाएं संभालने का मौका दिया जाएगा। इससे पहला फायदा ये होगा कि कैंडिडेट्स को खुद को पता लगेगा कि यातायात की व्यवस्थाएं कैसी होती है। वहीं दूसरी ओर एक डेटाबेस तैयार हो रहा है, जिससे कि पता लगेगा कि यातायात के नियमों की ट्रेनिंग किन किन को दी जा रही है, जिससे कि भविष्य में कोई बड़ा काम हो तो इनकी सहायता ली जा सके। वहीं दूसरी ओर एनसीसी कैंडिडेट द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के दौरान लोगों में सेंस आएगा कि बच्चे ट्रैफिक नियमों की अनुपालना के लिए कार्यरत हैं, तो हम भी कोशिश करें कि यातायात नियमों की सुचारू रूप से पालना करें। जहां बताया जा रहा है कि ट्रैफिक नियमों की पालना की जानकारी देने के लिए यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। व्यवस्था को लेकर किस गाइडलाइन जारी की? एक ये यातायात पुलिस अजमेर ने नई पहल की है, जिसके अंतर्गत हम जो एनसीसी कैडेट्स है उनको हम सड़क पे लाके उनको हम दिखाना चाहते हैं कि यातायात का मैनेजमेंट कैसा होता है। इससे हमें जो मुख्य फायदे जो होंगे, सबसे पहले तो ये खुद सेंसिटाइज होंगे कि कैसे यातायात मैनेजमेंट होता है, क्या क्या यातायात के रूल्स होते हैं और हमें उनकी पालना करनी चाहिए। दूसरा, इससे हमारा भी एक डाटाबेस तैयार हो रहा है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि किन किन को हमने ट्रेनिंग दी है, ताकि अगर भविष्य में कोई यातायात की समस्या आती है या कोई मेला मैनेजमेंट ऐसी कोई समस्या आती है, उनमें हम इनका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमारा टारगेट ये भी है कि जो लोग रोड पे जाएंगे वो देखेंगे कि बच्चे खुद ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उनमें भी ट्रैफिक सेंस आएगा, थोड़ा वो समझेंगे कि हमें यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. टोंक जिले के समरावता गांव में नागरिकों के साथ पुलिस द्वारा की गई बर्बरता के विरोध में न्यायिक जांच करवाने की मांग को लेकर मीना विकास एवं शोध संस्थान अजमेर की ओर से बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि टोंक जिले के समरावता गांव के नागरिकों के साथ 13 नवंबर की रात को पुलिस द्वारा बर्बरता की गई। पुरुष, महिलाओं व युवाओं को घरों में अंदर घुसकर डंडों से पीटा गया, जिससे उनके गंभीर चोटें आई है, साथ ही उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। अध्यक्ष ने बताया कि देवली उनियारा विधानसभा के उपचुनावों के दौरान समरावता गांव के नागरिकों द्वारा उनकी पंचायत को देवली से उनियारा उपखंड में सम्मिलित करने की मांग को नहीं मानने के विरोध में उनके द्वारा मतदान का बहिष्कार करने के निर्णय के उपरांत उपजी गतिविधियां मानी जा रही है।
इसके विरुद्ध में आज प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देकर पुलिस द्वारा की गई बर्बरता के संपूर्ण प्रकरण में न्यायिक जांच करवाने और दोषी प्रशासन व पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसके साथ ही ग्रामीणों को हुए नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाने की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जिला विकास एवं शोध संस्थान अजमेर की तरफ से समरावता गांव टोंक जिले में 13 नवंबर को इलेक्शन के दौरान रात के समय पुलिस प्रशासन की तरफ से गांव के निहत्थे लोगों पर बहुत बड़ी बर्बरता के साथ में जो कार्रवाई की है उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है। गांव के लोगों को मारा पीटा गया, उनकी औरतों को मारा पीटा गया, उनके घरों में घुस के उनके घरों में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस प्रशासन को ऐसी बर्बरता नहीं करनी चाहिए थी, जबकि गांव वालों ने उस दिन सामूहिक रूप से वोट नहीं डालने का बहिष्कार किया था कि भाई आज वोट नहीं डालेंगे। उनकी डिमांड थी कि अपनी देवली उपखंड से उनके गांव को वो उनियारा उपखंड में तब्दील कराने की मांग थी। उसमें प्रशासन में जिला कलेक्टर टोंक को इन्होंने मांग कर रखी थी उनसे, लेकिन वो भी नहीं आए। और वैसे राज्य सरकार को इस पर ज्ञान करना चाहिए था पहले से, अगर इनकी डिमांड थी, लेकिन उस डिमांड के तहत ये घटना घटी थी। और वहाँ के एसडीएम मिस्टर अमित चौधरी जी थे, जिन्होंने वहाँ पर इन लोगों को, गांव वालों को समझाना चाहिए था कि भाई आप लोग वोट डालें, आपकी मांग को पूरी करा दूंगा मैं, जो भी उनको आश्वासन देना चाहिए था। उसके बजाय वो अंदर उनकी हड़ताल को या उनकी जो वोट नहीं डालने की मांग को ठुकरा के कुछ लोगों के वोट डलवा दिए गए, जो कि नाराज़ होकर उनके जो बाहर जो वहाँ का निर्दलीय उम्मीदवार श्री नरेश मीणा जी थे, वो उसको अंदर गए। उनको पता चला कि वो वोटिंग हमारी मांग के विरुद्ध में वोटिंग करा रहे हैं, तो वो उन्होंने अमित चौधरी के साथ में जो भी झगड़ा हुआ, इस कारण से ये घटना घटित हुई है, जो पूरे राजस्थान के अंदर। आज किससे मिलने आए आप लोग? आज किससे मिलने आए आप? आज हम जिला कलेक्टर अजमेर को ज्ञापन देने आए हैं। मंगलवार को मेला मैदान के पास खुलेआम की जा रही गिनी फाउल मुर्गी की अवैध बिक्री से तीर्थ पुरोहितों व वन्य जीव प्रेमियों में रोष उत्पन्न हो गया है। गुस्साए पुरोहितों ने पुलिस से शिकायत की। बाद में पुलिस ने विक्रेताओं को अपनी मुर्गियां सहित पुष्कर से खदेड़ दिया। जानकारी के अनुसार मंगलवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से कुछ युवक करीब 500 से अधिक गनी फाउल प्रजाति की मुर्गियां लेकर पुष्कर पहुंचे तथा उन्होंने कपालेश्वर मंदिर के पीछे खुले में अनाधिकृत रूप से 800 रुपए जोड़ी के हिसाब से मुर्गियां बेचना शुरू कर दिया। यही नहीं, दोपहर तक उन्होंने करीब 20 मुर्गियां बेच दी। इसकी जानकारी लगते ही पुरोहित व कोबरा टीम के सुखदेव भट्ट मौके पर पहुंचे तथा धार्मिक नगरी पुष्कर में पाबंदी के बावजूद मुर्गियों की अवैध बिक्री पर रोष प्रकट किया और विक्रेताओं से मुर्गी पालन व बेचने से संबंधित लाइसेंस मांगा, लेकिन विक्रेताओं ने लाइसेंस होने से इनकार कर दिया।
वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा विक्रेताओं को अपनी मुर्गियों को पुष्कर से ले जाने की हिदायत दी। इसके बाद विक्रेता मुर्गियों को लेकर पुष्कर से लौट गए। मुर्गी विक्रेता लक्ष्मण ने बताया कि बीते 15 वर्षों से उनका परिवार प्रयागराज में मुर्गी पालन का काम कर रहा है तथा मुर्गियां बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। बताया गया कि इसके पालन में बिक्री के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। कितने टाइम से कर रहे हो ये काम? ये तो हमको 18 साल हो गया। 18 साल। कोई लाइसेंस लिया तुम्हारी सरकार? कोई लाइसेंस देसी चीज का बनता नहीं सर। किसने नहीं दी? इसकी ट्रेनिंग ली के रखने के लिए तुम्हारे पास? इसका देसी चीज का लाइसेंस बनता ही नहीं। इसका ट्रेनिंग ली के तुमने रखने का? जो कौन सी वेरायटी है, कौन सी प्रजाति है ये? मुर्गी है। इसका लाइसेंस तो मिला होगा, कहीं ट्रेनिंग तो ली होगी, जब भी तो तुम्हारे को नाम पता चला। शुरुआती से चला जा रहा है तो कहाँ से ट्रेनिंग देंगे सर? इनका मुकदमा दर्ज होगा। कहाँ से लेके आए? बताओ इलाहाबाद से। कितनी लेके आए? कितनी लेके आए? गिनती नहीं हुआ सर। हाँ? गिनती नहीं है। गिनती नहीं है। कितनी बेची? अभी बिका है 10-15। रेलवे यूनियन मान्यता के चुनाव आगामी 4, 5, 6 दिसंबर को होने जा रहे हैं, जहां इसी के तहत नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन अजमेर मंडल कारखाना अजमेर की ओर से रेलवे स्टेशन पर आम सभा का आयोजन किया गया। EIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि फेडरेशन ने अपने 100 वर्ष के इतिहास में रेलवे कर्मचारियों के लिए 7 वेतन आयोग के माध्यम से वेतन भत्तों में सुधार के रेलवे कर्मचारियों के 76,000 से अधिक आश्रितों को रेलवे में नियुक्ति, सभी रेलवे कर्मचारियों को एसी पास की सुविधा जैसी अनेक उपलब्धियां प्राप्त करवाई है। यूनियन व फेडरेशन सदस्यता के आधार पर देश में नंबर 1 है और उन्होंने कहा कि AIRF ने देश के सभी संगठनों को एक मंच पर लाकर वर्ष 2023 को OPS के लिए समर्पित किया और वेतन के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी प्राप्त की। ARIF और UPS की कमियों को दूर करवाकर कर्मचारियों के वेतन से पेंशन फंड की कटौती, राशि ब्याज सहित भुगतान, 80 वर्ष की आयु के बाद पेंशन में बढ़ोतरी, आश्रितों को परिवार पेंशन के लाभ भी प्राप्त करवाएंगे और एक देश एक पेंशन का नारा साकार करेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन अजमेर मंडल और कारखाना की ओर से रेलवे स्टेशन पर बहुत ही विशाल आम सभा आयोजित की गई और वहाँ के कर्मचारियों की संख्या को अगर हम अंदाज़ा लगाएं, उपस्थिति को देखें, लोगों के जोश को देखें, हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल को देखें तो बहुत बड़ी संभावनाएं हमारी इस बार बन रही हैं। 2007 में भी हम पहले नंबर पे थे, 13 में भी पहले नंबर पे हम रहे और इस बार चुनाव में भी हम पहले नंबर पे रहने वाले हैं। हमारा मानना है कि हमारे कार्यकर्ता हर कैटेगरी के लिए हमने जो बिना किसी भेदभाव के उनके लिए कार्य किए हैं, वो सारे कार्य लेकर लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और सारे कर्मचारियों तक अगर ये बात पहुंच जाएगी तो फिर किसी भी तरीके की परेशानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन को आने वाली नहीं है। हम पहले भी बहुत अधिक मतों के अंतर से जीते थे और इस बार भी तैयारी हमारी पूरी है। हमारी टीम पूरे सजगता के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम कर रही है। देखिए, नया तो जो भी होगा 12 दिसंबर के बाद होगा। अभी तो 4, 5, 6 दिसंबर को यूनियनों के मान्यता के चुनाव हैं, जिसके लिए आज मैं अजमेर भी आया हूँ। तो मुझे तो पूरी आशा है कि पूरे देश का दौरा मैं कर रहा हूँ और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जो
एफिलेटेड यूनियंस हैं, उन्होंने इतनी सेवाएं की हैं, इतना संघर्ष किया है कि लोगों का ये मन बना हुआ है कि इन यूनियनों को वोट देकर के जरूर विजयी बनाना। सर, एक बार फिर ओपीएस जो है वो कर्मचारियों के लिए बहुत ज़रूरी साबित होता जा रहा है। मान्यता के चुनाव है, लंबे समय से आप भी संघर्षरत हैं, क्या कुछ परिणाम निकल के आए और क्या कुछ इस बार वादे रहेंगे? देखिए, जहाँ तक ओपीएस का सवाल है, हम लोगों ने सारी लड़ाई जो है वो ओपीएस के लिए ही लड़ी थी, लेकिन जब नेगोशिएशंस होते हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ जो है वो बाधाएं रहती हैं। पुरानी पेंशन जो है वो एनडीए के ज़माने में जब बीजेपी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी होते थे उस समय आई, और बाद में मनमोहन सिंह जी ने कांग्रेस की सरकार में उसको पीएफआरडी एक्ट में तब्दील कर दिया। हम लड़ाई जो है वो 2004 से लड़ रहे हैं, 20 साल हो गए हमको लड़ते हुए। इस संघर्ष के बाद एक जो सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि हम जो है वो कोई सोशल सिक्योरिटी जो है वो उनकी जिम्मेदारी है, उनको भी हम लोगों ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि नहीं, सोशल सिक्योरिटी तो आपको देनी ही पड़ेगी। और यहाँ तक वो मजबूर हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को दखल देना पड़ा। हमने कोई समझौता नहीं किया, हमने उनसे कहा कि जब तक आप जो ओपीएस में पेंशन मिलती थी नहीं देंगे तब तक हम कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत जो है वो कोशिशें की कि 40% पे मान जाए, ये हो जाए वो हो जाए, हम लोगों ने नहीं माना। अल्टीमेटली 50% सैलरी और जो राहत, महंगाई राहत मिलती थी वो उनको देने की घोषणा करनी पड़ी। उनको 40% ओपीएस में मिलता है अभी जो है वो फैमिली पेंशन। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।